score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects of IAS on this platform. We had covered all the PYQs of modern Indian history. Those are new on our channel. प्लीज डू विजिट आवर प्लेलिस्ट, वहां पे आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो PYQs हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगे. अब हम इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है. टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6. सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 सेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द वेटेज ऑफ द फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स. सेकेंड, द होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज व्हिच CPI does. And third, RBI of India has now adopted WPI as its key measures of inflation and to decide on changing the key policy rate. इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है? So what could be the possible answer? Okay, I mean let's discuss about the WPI and the CPI firstly, and then we can talk about the statements. एक बार जान लेते हैं कि WPI और CPI का जो डिफरेंस है वो क्या होता है. टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्टली बेसिक चीज इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. इस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. बट ये क्या चीजें हैं? सो यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझिए. देयर इज अ प्रोड्यूसर जिसने कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करा है. फॉर एग्जाम्पल द पार्ले फैक्ट्रीज और द कैडबरीज, द डेयरी मिल्क और एनी प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन उसका हुआ है, तो ये प्रोड्यूसर के थ्रू हुआ है. तो जो यहाँ पे प्राइस उसकी लगी वो हो जाएगा प्रोड्यूसर प्राइस. फिर इसने अपने जितने भी गुड्स है वो दे दिया होलसेलर को, तो वहां पे जो प्राइस होगी वो होगी आपके पास होलसेल प्राइस. और फिर वहां पे जब वो रिटेल शॉप्स पे जाता है जहां से कंज्यूमर परचेस करता है, वो हो जाएगा आपके पास कंज्यूमर प्राइस या फिर रिटेल प्राइस. नाउ द इंडिकेटर्स थ्रू विच वी मेजर the average price at these levels would be known as the producer price index, wholesale price index and consumer price index. ठीक है, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूज नहीं होता. इंडिया में सिर्फ WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, यही 2 यूज होते हैं. And if we talk about the WPI, it considers only the first point of the bulk sale in the domestic market, जहां से पहली बार उन्होंने अपना सामान जो है बेचा है. और इस WPI को हम मैक्रो लेवल पॉलिसी मेकिंग में यूज करते हैं. ठीक, अब ये हो गया कि भाई WPI क्या चीज है, किस चीज से रिलेटेड है. बट हाउ कैन वी कैलकुलेट द WPI यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? थ्रू आउट द इंडिया, ऑब्वियसली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, देयर आर n नंबर ऑफ कमोडिटीज और द गुड्स और द प्रोडक्ट्स विच आर सर्क्यूलेटेड इन द मार्केट. सो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बास्केट प्रिपेयर किया है. ओके, एंड इस बास्केट के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमोडिटीज को ले लिया है विच represent the various strata of the economy. For example, milk. It is a commodity जो कि हर एक इकोनॉमी का जो डिफरेंट स्टैटा है वहां पे यूज हो रहा है. उसी तरह से we have decided 697 commodities for WPI as a sample or a standard set of commodities which represent the different strata of economy. ठीक है,
तो ये जो 697 कमोडिटी आपने लिया है उसको हम यहाँ पे 3 पार्टीशन कर देते हैं. मेजरली दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट. नंबर 1 कैटेगरी हो जाएगा जो फ्यूल और पावर वाली कैटेगरी है. नंबर 2 में जितने भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे. और थर्ड में आपके पास प्राइमरी आर्टिकल्स आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल फूड है या फिर नॉन फूड आर्टिकल्स है. A small overview, if you talk about the fuel and power, it is approximately 13.15%. The manufactured product is 64.23%, and the primary articles they are of 22.62%. ठीक. अब होता क्या है, हम WPI को कैसे कैलकुलेशन करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, सो उसके इंडिया में जो प्राइस है वो वेरी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल water bottle, it could cost 20 rupees in Rajasthan, but it could cost 10 rupees in Maharashtra or the 30 rupees in South India. So the prices can vary. तो यहाँ पे ये जो हमने 697 commodities लिए हैं उनके हम अलग अलग quotations ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसका कोटेशन, इसका कोटेशन, इसका कोटेशन, इसका कोटेशन. ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. ये हमने मान लो कि एक वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं. सो वाटर बॉटल का जो प्राइस है वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे. एक प्राइस जो कि बेस ईयर का प्राइस होगा और एक प्राइस जो कि करंट ईयर का प्राइस होगा. बेस ईयर हम यहाँ पे 2011 और 12 मान के चल रहे हैं, यानी कि एक वो टाइम जिसको स्टैंडर्ड मान के हम कंपेयर करेंगे. सो 2011-12 में जो यहाँ पे बेस ईयर में जो प्राइस था इस प्रोडक्ट का और आज के टाइम में इसका जो प्राइस है करंट ईयर में उसको हम यहाँ पे लेंगे. ठीक है, और फिर ये जो करंट प्राइस है मान लो 20 रुपीज होती है और जो बेस ईयर में प्राइस है मान लो 10 रुपीज होती है, उसको डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे. ये जो वैल्यू आएगी सारे प्रोडक्ट्स का उसका हम एक ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और वहां से जो डेटा आता है वो हम बोलते हैं WPI के थ्रू इतना % ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है. ठीक. सो व्हाट इज CPI? CPI में हम कंजम्पशन के बेसिस पे बात करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंजम्पशन तो यहाँ पे जो हम बास्केट लेंगे उसकी जो साइज है या फिर जो काइंड ऑफ आइटम्स है वो डिफर कर सकते हैं क्योंकि कंजम्पशन इज हाईली वेरिएबल. राइट. वाई इट इज वेरिएबल? 2 चीजों की वजह से, एक परचेसिंग पावर और चॉइस की वजह से. मान लो कि आई डोंट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ अ सैलरी, सो व्हाई वुड आई बाय द कॉस्टली आइटम्स. ठीक है, और चॉइस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सम प्रेफर टू हैव अ ब्रांडेड थिंग्स, सम प्रेफर टू हैव अ लोकल थिंग्स. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, द परचेसिंग पावर एंड द चॉइस ऑफ अ पर्सन, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंजम्पशन के अंदर आइटम्स या बास्केट्स है वो वेरी कर सकते हैं. सो इस कारण की वजह से यहाँ पे जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड. राइट, यू कैन राइट डाउन हियर इट इज मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, MMRP. इट इज एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस. ठीक, ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है जिसको हम MMRP बोलते हैं, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड. यहाँ पे जो बास्केट हम यूज कर रहे हैं उसको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. पहला यहाँ पे है फूड और बेवरेज. सेकंड जो है आपके पास टोबैको या फिर इंटॉक्सिकेंट्स वाली कैटेगरी. थर्ड यहाँ पे हाउसिंग. फोर्थ क्लोथिंग फुटवेयर. फिफ्थ फ्यूल एंड द लाइट एंड 6th कैटेगरी मिसलेनियस. लेकिन ये जो 6 कैटेगरीज यहाँ पे है उन सबके जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम अलग अलग ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट मेथड. फूड और बेवरेजेस की प्राइस ऑलमोस्ट 1 वीक में डिफर कर सकते हैं. सो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हम 7 डेज का लेते हैं. देन हाउसिंग 1 मंथ, क्लोथिंग 1 ईयर, फ्यूल 1 मंथ. इसी तरह से जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पे अलग होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो बास्केट के अंदर मेथड यूज होगा वो है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट. तो अब स्टेटमेंट्स को WPI और CPI का एक ओवरव्यू मिल गया है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट. पहला यहाँ पे बात हुआ है दैट द वेटेज ऑफ द फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन द WPI. तो अभी अभी हमने एक ओवरव्यू देखा था वेटेज का विद रिस्पेक्ट टू द WPI. WPI में फूड का जो वेटेज है वो कम है, इट इज करेक्ट. CPI में वो ज्यादा होता है. स्टेटमेंट 1 आपका सही है कि जो फूड है उसका जो वेटेज है CPI में वो बहुत ज्यादा है, लेकिन WPI जो है उसका जो वेटेज है फूड की कंटेक्स्ट में वो कम है. स्टेटमेंट सेकंड,
The WPI does not capture the changes in the prices of services. बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है ये. WPI सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ डील करता है, सर्विसेज के साथ डील नहीं करता. और एक और चीज, WPI इज मेजर्ड ऑन पॉइंट टू पॉइंट, जिसका क्या मतलब है कि अगर आप करंट ईयर का प्राइस किसी भी आइटम का एक पर्टिकुलर मंथ, मान लीजिए अगस्त महीने का कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको वो जो बेस ईयर है उस ईयर का भी अगस्त महीने को ही पकड़ना पड़ेगा. सो अगस्त ऑफ द बेस ईयर टू द अगस्त ऑफ द करंट ईयर. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द WPI एज अ पॉइंट टू पॉइंट. नाउ व्हाई इट इज डन? सी देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स जो कि सीजनल होते हैं. For example, the green leafy vegetables, it is more, sold in the winters as compared to the summers. तो अगर आप उसका करंट ईयर में, तो आप समर विंटर्स का डेटा ले रहे हो जिसमें उसकी बिक्री अच्छी खासी हुई है, तो डिमांड अच्छा खासा है, तो उसका प्राइस कम चल रहा है. लेकिन अगर आपने बेस ईयर में समर का प्राइसेस ले लिया जिसमें उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा. सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी कंसिडर द पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन ओवर हियर. स्टेटमेंट 3, RBI हैज नाउ अडॉप्टेड WPI. नहीं, ये गलत है. यहाँ पे RBI जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रेफर करता है. बट हाउ, ऑन व्हाट बेसिस? हुआ क्या, 2014 में उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई एंड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, RBI abandoned the WPI and they adopted CPI, that is Consumer Price Index, as a key measure of inflation to decide on change in key policy rate. और इसका कारण ये है, CPI को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. But here the point to be noted is the Urjit Patel Committee is related to what? It is related to the banking or the RBI or the inflation, या फिर इसके recommendation किससे related है? This you have to remember. All right? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A. Now the next question, question number 7. If you withdraw ₹1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be: option A, to reduce it by ₹1 lakh, option B, to increase it by ₹1 lakh, option C, to increase it by more than ₹1 lakh, and option 4, it would remain unchanged. The most favorite question of UPSC, it is among the M1, M2, M3, that is narrow money, broader money, उस topic से question है ये, or you can solve it by common sense. So tell me the answer. Question number 7, what would be the answer? देखो, जब हम नैरो मनी की बात करते हैं, अच्छा पहले इसको समझते हैं द डिमांड डिपॉजिट वाली चीज को. यहाँ पे एक टर्म आया है द डिमांड डिपॉजिट. इफ आई टॉक अबाउट अ बैंक, बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होता है जनता के द्वारा, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी, क्योंकि वो पैसा बैंक को वापस चुकाना है. उस लाइबिलिटी को यहाँ पे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. पहली कैटेगरी हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिमांड लाइबिलिटी, और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी आपके पास टाइम लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड लाइबिलिटी में आपके पास करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, DD जो होता है ना, और जो टाइम लाइबिलिटी है फॉर एग्जांपल आपका FD, फिक्स डिपॉजिट, RDs, ये सब टाइम लाइबिलिटी है. इसका क्या मतलब है? डिमांड लाइबिलिटी यानी कि आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, DD जो है, इनसे आप जब कभी भी डिमांड करो, जब कभी भी आप चाहो आप पैसा निकाल सकते हो. देयर वुड बी नो पेनल्टी चार्ज्ड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम लाइबिलिटी, यहाँ पे जो पैसा है एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग सेट होता है. उससे पहले अगर आपने पैसा निकालने की कोशिश करी तो आपको लाइबिलिटी यानी कि पनिशमेंट के तौर पे पैसा वहां पे कट जाएगा. पेनल्टी विल बी चार्ज्ड, है ना. मान लो 1 साल की FD है, पहले ही तोड़ा लिया, तो उसमें जो पैसा है वो तो कट जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें पेनल्टी आपको देना पड़ेगा. बट डिमांड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होता. इट्स लाइक योर ATM, व्हेन यू गो टू द ATM एंड यू टेक आउट योर मनी,
like you demand and you take out the money, right? So this is the demand liability और time liability. Question कह रहा है कि आपने अपने डिमांड लाइबिलिटी से, यानी कि ये जो पैसा है उसमें से अगर 1 लाख कैश बाहर निकाल लिया है, सिंपली आप समझ सकते हो कि आपने एटीएम से 1 लाख रुपए अगर बाहर निकाल लिया है तो इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी के मनी सप्लाई में? इसका आंसर होगा कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. बट हाउ? अब आते हैं नैरो मनी पे. नैरो मनी का मतलब होता है वो पैसा जो बैंक के पास डिमांड लाइबिलिटी के फॉर्म में हो और जो पब्लिक ने हेल्ड कर रखा हो अपने पास. ठीक है. सो इन शॉर्ट द टोटल मनी जो कि आरबीआई ने मार्केट पे फेंक रखा है, चाहे वो डिमांड लाइबिलिटी के फॉर्म में हो, करंट अकाउंट में हो, सेविंग अकाउंट में हो, या फिर डीडी के फॉर्म में हो, या फिर लोगों ने अपने पास घर में कैश छुपा के रखा हो, या इन एनी फॉर्म जो पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है, उसी में से अगर आपने 1 लाख रुपए और निकाल लिया है तो उसका इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज द मनी जो कि सर्कुलेट कर रहा है. मतलब मेरे एटीएम में 2 लाख रुपया है, वो ऑलरेडी इकोनॉमी में ही है, उसमें से मैंने 1 लाख निकाल लिया, किसी और को दे दिया, किसी और ने उससे कुछ खरीद लिया. सो इट इज हाउ द मनी इज बीइंग सर्कुलेटेड. तो उसका इमीडिएट इफेक्ट जो है कुछ भी नहीं पड़ने वाला है. ठीक. आते हैं अगले क्वेश्चन के पास. क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है द परचेसिंग पावर पैरिटी exchange rates are calculated by comparing the prices of same basket of goods and services in different countries. Second statement, in terms of purchasing power parity, the dollars, India is the 6th largest economy in the world. Which statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सी. परचेसिंग पावर पैरिटी की साफ साफ डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि आपके पास एक बास्केट में जो कॉमन जो गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स आपने सेट करे होते हैं या सर्विसेज सेट करी होती है, तो उसके जो प्राइसेस है वो डिफरेंट लोकेशन में डिफर कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बर्गर कैन कॉस्ट यू 100 रुपीज इन इंडिया, बट इट कैन कॉस्ट यू मोर देन 100 रुपीज इन यूएस इन टर्म्स ऑफ द डॉलर. तो ये जो इसका रेशो आएगा वो होगा आपके पास परचेसिंग पावर पैरिटी. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. लेकिन यहाँ पे एक डेटा या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें इंडिया का पोजीशन इन्होंने 6 बताया, जो कि गलत है. ये आपको याद रखना है कि इंडिया का पोजीशन यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आता है. इंडिया इज ऑन द 3rd पोजीशन. करेक्ट. सो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम टॉपिक से हैं, इसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है विद रेफरेंस टू द इंडियाज 5-year प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट है फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान देयर वॉज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट towards substitution of basic and capital good industries. Second statement, the 4th 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. And third, in the 5th 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan. पहली बात तो 5-year प्लान्स पे अब इतने क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी हम फटाफट से एक ब्रीफ इसका ओवरव्यू ले लेते हैं. और ज्यादा इसमें आपको याद रखने की ये बात है कि कौन से 5-year प्लान में क्या हुआ था. उस बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको यहाँ पे करेंगे. ठीक है. तो समझते हैं 5-year प्लान्स के बारे में. सो द आइडिया ऑफ 5-year प्लान इज वेरी सिंपल. इंडिया का जो सरकार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया with respect to its total income and expenditures for the 5 years. मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है और जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट है उसको हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया. एक था द नॉन प्लान बजट और एक था द प्लान बजट. जो नॉन प्लान बजट है उसको आप ईयरली आइटम्स के बेसिस पे एक रूटीनली आप उसका स्पेंड करते थे बजट को. लेकिन जो आपके पास प्लान बजट था वहां पे हम उसको 5 years के बेसिस पे
वो पूरा सेटअप करते थे ऑफ द बजट, राइट, एंड इट वाज डन बाय अ प्लानिंग कमीशन। फटाफट से जो की हाइलाइट्स है टोटल जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आप उसको सुन लीजिए और जो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, राइट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इट वाज प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें मेजरली जो बात हुई थी इट वाज अबाउट द एग्रोरेरियन सेक्टर, जिसमें डैम्स या फिर जो इरिगेशन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करी गई थी, करेक्ट। एंड देन इट वाज बेस्ड ऑन द हेरोड डॉमर मॉडल। 1956 के एंड में यहाँ पे 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, IITs जो है, वो भी यहाँ पे स्टैब्लिश कर दी गई थी। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड 5 ईयर प्लान, इट स्ट्रेस्ड ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द पब्लिक सेक्टर। और इसके जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट हुआ था, जो कि प्लानिंग हुई थी, इनका जो लीडरशिप थे वो थे आपके पास PC महलनोबिस। जो थर्ड 5 ईयर प्लान का इंपॉर्टेंट जो चीज हुआ था वो था पंचायत इलेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे टू ब्रिंग द डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में है अबाउट द सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसके रिगार्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। पहला जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, देयर वाज अ डिटरमिन्ड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। देन सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो भी करेक्ट है। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है इसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट किया था वो क्या था, करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। लेकिन यहाँ जो थर्ड स्टेटमेंट में बात करी गई है ये आपके पास 9th 5 ईयर प्लान की बात है। ये 5th 5 ईयर में नहीं कहा गया था अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर, इट वाज सेड इन द 9th 5 ईयर प्लान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 एंड द 2। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे कि जो 12th 5 ईयर प्लान है उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे, what was the objective behind the 12th 5 year plan? So जो 12th 5 year plan था जो कि 2012 से 17 के बीच में था, it was launched with the objective of faster, sustainable and more inclusive growth। यहाँ पे inclusive growth यहाँ पे आपके पास आंसर होगा, sustainable development आपके पास आंसर होगा, है ना। तो इसका 2 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर है डी, जिसमें आपके पास फास्टर है, सस्टेनेबल है और इंक्लूसिव ग्रोथ है। ये तीनों कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान, दैट इट हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10 with reference to the land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? Land reforms पे क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है the sealing laws were aimed at family holdings and not the individual holdings. Second, the major aim of land reform was providing agricultural land to all the landless people. Third, it resulted in the cultivation of the cash crop as a predominant form of cultivation. Fourth, land reforms permitted no exemptions to the ceiling limit. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? Which statement is correct? सी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स का वो यही था कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको भी लैंड मिले। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव व्हाट वाज डन इन द लैंड रिफॉर्म्स, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो व्हाई द लैंड रिफॉर्म्स वर डन, व्हाट आर द लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। ब्रिटिश राज की बात करें, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करता था, द फार्मर्स डिड नॉट हैव द ओनरशिप ऑफ लैंड्स दे कल्टिवेटेड। उनकी जो ओनरशिप थी, जो लैंडलॉर्डशिप थी, राइट, it lied with the zamindars, जागीरदार्स etc. So they were mistreated. तो हुआ क्या, इस कंडीशन को देखते हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस
एक कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जेसी कुमारप्पन। ठीक, इनको बोला गया कि ये जो लैंड को रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप देखें और रिकमेंडेशंस यहाँ पे दें। उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जिसके 4 मेजर कंपोनेंट्स रहे। पहला, द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म। थर्ड, फिक्सिंग द सीलिंग्स ऑन द लैंड होल्डिंग्स। एंड फोर्थ यहाँ पे है अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। अगर हम एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन लाया गया था वो था जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना, which removed the layer of intermediaries who stood between the cultivators and the state. और ये जो जमींदारी सिस्टम है, it was bought by the Britishers. To understand in detail about the zamindari system, you can write down in the comment section. A separate video would be provided, right? And second was about the tenancy reform. तो जैसे ही जमींदारी एबॉलिशन एक्ट आया, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया था वो था अबाउट द टेनेंसी रेगुलेशन। मतलब प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में जो रेंट दिया जाता था बाय द टेनेंट वो बहुत ही ज्यादा था, 35 to 75% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस थ्रू आउट द इंडिया। फिर यहाँ पे टेनेंसी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जिसमें रेंट को रेगुलेट किया। They provided security of tenure and even they conferred the ownership to the tenants. Then the third thing was about the ceilings on the land holdings. यहाँ पे land ceilings के act आए, right? So legally stipulating the maximum size beyond which no farmer or farm household could hold any land. So again, the committee related to it was the Kumarappan committee, correct? And इसी तरह से जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो जो पहला स्टेटमेंट है, द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट द फैमिली होल्डिंग नॉट द इंडिविजुअल, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। देन इट रिजल्टेड इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रैश क्रॉप्स, नो। एग्जाम्पशंस, नो। तो मेजर जो ऑब्जेक्टिव था यानी स्टेटमेंट 2 ये है यहाँ पे, वो करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट एंड द पर कैपिटा real GNP do not connote a higher level of economic development if, पहला ऑप्शन, industrial output fails to keep the pace with the agricultural output. Second, agricultural output fail to keep pace with the industrial output. And third, poverty and unemployment increases. Fourth, imports grows faster than the export. Question number 11. What is the answer? ये क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी से रिलेटेड, कि अगर हम बात करते हैं जीएनपी के बारे में, इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, इससे इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है उस पर फर्क नहीं आएगा। कब, कौन सी कंडीशंस के टाइम पे? सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो जीएनपी है वो क्या होता है। देखो, जीएनपी को समझते हैं, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब भी 2 टर्म है, आप कंपैरिजन पे आओ, एक काम करो, है ना, एक जीडीपी है और एक जीएनपी है। आई एम मेकिंग दिस मैप ऑफ इंडिया, अ रफ मैप, डोंट जज मी ऑन इट। एक होता है जीडीपी, इंडिया के बाउंड्री के विद इन एनी पर्सन, नो मैटर वो इंडिया का सिटीजन हो, फॉरेनर हो या कोई भी हो, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, राइट, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, when we measure the total value of all the goods and services produced within the country's border, एक particular specific period में, regardless of the nationality, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। लेकिन जीएनपी, जिसपे ये क्वेश्चन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें हम मेजर करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट, कंट्रीज नेशनल्स, डजंट मैटर वो इंडिया में रह रहे हैं या बाहर कहीं रह रहे हैं। तो इस जीएनपी का फायदा क्या होता है? सबसे पहले रेमिटेंसेस के थ्रू आपके नेशनल की इनकम होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इनकम होती है, नेशनल इनकम पर्सपेक्टिव यहाँ पे बनता है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
पहला यहाँ पे बोल रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू केप विद एग्रीकल्चरल आउटपुट। देखो हम जीएनपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस पर चाहे इंडस्ट्री ग्रो करे, एग्रीकल्चर ग्रो करे या कोई और सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करे, फर्क तो पड़ेगा। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि इंडस्ट्री ज्यादा कम कर गई या फिर एग्रीकल्चर कम हो गया, तो इसके कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बेसिस पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट जो सेकंड है दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट थर्ड की हम बात करते हैं जो कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है, तो यहाँ पे बहुत फर्क पड़ेगा। अरे भाई गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ग्रोथ नहीं हो रही ना इकोनॉमी की। आपका जो नेशनल है, इंडिया का सिटीजन है, जो नेशनल है, नेशनलिस्ट है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नौकरी नहीं मिल रही है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पे होगा आपके पास सी। ऑप्शन डी कह रहा है इंपोर्ट ग्रोज फास्टर देन द एक्सपोर्ट। उल्टा होना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, हमारी चीजें जो बन रही है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट कम करना, तो फर्क पड़ता। तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, capital formation may not result in the significant increase in the output due to पहला ऑप्शन weak administrative machinery, illiteracy, high population density, high capital output ratio। देखो ना, मैं इकोनॉमिक्स में एक पर्सनल सजेशन देती हूँ। इकोनॉमिक्स वाज इनिशियली नॉट माय सब्जेक्ट एंड आई यूज्ड टू फियर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मुझे नहीं आती थी। बट आप बेसिक से बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट कर लीजिए, ठीक। न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि क्या न्यूज़ में चल रहा है। बाकी सब कुछ डेली लाइफ में जो चल रहा है उसी के एग्जाम्पल से आप कर लोगे। यू डू नॉट हैव टू गो इन अ डीप टेक्नोलॉजी, टेक्निकल टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला, डिस्पाइट बीइंग अ सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लैंड है, लेबर है ना। जब आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो तो वहां पे आपके पास ग्रोथ होनी चाहिए, लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, इकोनॉमी ग्रो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? क्या वहां पे इलिटरेसी का कोई मतलब है? ये तो इलॉजिकल ऑप्शन है कि मतलब कोई इंडस्ट्री है, वहां पे कितने % लोग पढ़े लिखे होते, लेबर्स नहीं होते वो पढ़े लिखे, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ज्यादा हो या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको काम मिलना चाहिए, ये फर्क पड़ता है। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, नो। यहाँ पे होगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब एक फैक्ट्री मैंने लगाई जिसकी कैपेसिटी होना चाहिए कम से कम 200 टन वो शुगर प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये कैपिटल था एक फैक्ट्री, आउटपुट 200 टन का जो है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 200 टन नहीं हो पा रहा, तो ये जो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। अरे सिंपल सी बात है, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, इनिशियली क्या होता था, जब आप हिस्ट्री पढ़ते थे सब बोलते थे कि यार मिडिवल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो बेटर है कि एक क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़ना इज लाइक नॉट वर्थ, है ना। तो बहुत से बच्चे प्रीलिम्स से मिडिवल हिस्ट्री छोड़ देते थे। वो अलग बात है कि अब मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आने लगे, है ना। तो मिडिवल हिस्ट्री की पीवाईक्यू देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट का वेट किए, उसके भी पीवाईक्यू आने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ, अभी हम जो करके आए हैं, ऑप्शन ए है देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, सेकंड there is a population growth in the X, third there is a capital formation, and fourth the volume of trade grows in the world economy। अभी अभी हमने इसकी बात करी है just now। देखो जब भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा इकोनॉमी की ग्रोथ होनी ही होनी होती है। ये बहुत अच्छा एक लिंक है कि जब हम कैपिटल फॉर्मेशन करवाते हैं तब आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। Generally, higher capital formation in the economy, faster and economy can grow in the aggregate manner. So, what is capital formation? Capital formation का simple मतलब है आप कंट्री की जो फिजिकल एसेट्स है उनको बढ़ाते हो। So that is the meaning of capital formation. The next question, question number 15. From here, we will continue from the next video. Question number 15, that is the national income of a country for a given period is equal to. यहाँ पे आप आंसर बताएंगे और जो डिस्कशन है हम अगली वीडियो में करेंगे।
अगर किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ यू रियली लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।